आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी के जनन स्वास्थ्य से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? प्रश्न पूछा गया, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, और यदि हाँ तो क्यों? तो विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है। क्यों? तो युवाओं को यौन संबंधी सही ज्ञान देने के लिए स्कूलों में उचित यौन शिक्षा व यौन से संबंधित पहलुओं का ज्ञान देने का प्रावधान है और इसमें छात्रों को जनन अंगों, सहायक जननांगों, गौण लैंगिक लक्षणों, यौन काल में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंधों तथा यौन संबंधी रोगों से अवगत कराया जाता है। यानी युवाओं को यौन शिक्षा देना जरूरी है ताकि समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उन भ्रांतियों से बचा जा सके। तो युवा वर्ग को अगर इनसे शिक्षित किया जाएगा, इनको बताया जाएगा, सेक्स एजुकेशन उनको दी जाएगी, तो वे समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनसे बच सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट के कारण बताना है। तो खाद्यान्नों की प्रचुरता के कारण, खाद्यान्न बहुत अधिक है जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट बढ़ता जा रहा है। मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है, यानी लोग कम मर रहे हैं जिससे भी जनसंख्या बढ़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक हो गई हैं जिसकी वजह से लोग इलाज करा लेते हैं, तो मृत्यु दर कम हो गई है। इस तरह से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। कम आयु में विवाह, कम आयु में यानी कम उम्र में ही विवाह हो जाता है जिससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। निरक्षरता यानी अज्ञानवश भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ नहीं है किसी चीज़ की। फिर है गरीबी, और गरीबी भी कह लीजिए एक तरह से जनसंख्या विस्फोट में योगदान देती है। अगला है सामाजिक रीति रिवाज, और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं कि नहीं लड़का होना चाहिए, जैसे किसी को 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई तो कहते नहीं लड़का होना चाहिए, इस तरह से भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या विस्फोट के कारणों में ये मुख्य जो मैंने बताया, खाद्यान्नों में प्रचुरता, मृत्यु दर में निरंतर कमी, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, कम आयु में विवाह, निरक्षरता, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, ये प्रमुख है जनसंख्या विस्फोट के कारण। फिर अगला प्रश्न है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। जो गर्भ निरोधक दवाएं प्रयोग की जाती हैं, क्या इनका उपयोग न्यायोचित है? बता दें कि गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित होता है। क्यों न्यायोचित होता है? क्योंकि गर्भ निरोधकों का प्रयोग परिवार नियोजन में सहायक होता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों का लाभ होता है। यानी कुल मिलाकर के परिवार को नियोजित करने में हेल्प मिलती है, परिवार को छोटा करने में, कम करने में हेल्प मिलती है। और जब परिवार कम होगा, छोटा होगा, तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको सबको लाभ होगा। फिर दूसरा है, मानव समष्टि की जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण संभव हो पाता है। यानी इसके द्वारा जो मानव समष्टि की जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि होती रहती है उस पर नियंत्रण या काबू किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगला है, यांत्रिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध STD रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी यौन संचरित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये STD से सुरक्षा प्रदान करता है और इनके प्रयोग से कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है। इसलिए गर्भ निरोधकों का जो उपयोग है वो न्यायोचित है। अगला प्रश्न है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। क्यों? जनन ग्रंथि को हटाना कहा गया है गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है क्योंकि जनन ग्रंथि को हटाने से लिंग हार्मोन का स्राव रुक जाता है। यानी जैसे ही जनन ग्रंथि को हटाया जाता है तो जो लिंग हार्मोन होते हैं उनका स्राव रुक जाता है, उनका बहना रुक जाता है, जिससे स्त्री में पुरुषों के लक्षण विकसित होने लगेंगे। और जब उनका स्राव रुक जाएगा तो जो स्त्रियां हैं उनमें पुरुषों के लक्षण विकसित होने लगेंगे, पुरुष जैसे लक्षण आने लगेंगे। जबकि गर्भ निरोधक का प्रयोग केवल गर्भ निरोध ही करता है, जबकि गर्भ निरोधक का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल गर्भ का ही निरोध करता है, बाकी अन्य हार्मोन्स पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता सीमित रखने की 4 विधियों के नाम लिखिए। तो जनन क्षमता सीमित रखने की 4 विधियां, जिसमें से पहली है बांध्याकरण, दूसरी है हार्मोनी गर्भ निरोधन, तीसरा है अंतःगर्भाशय यंत्र और चौथा है बाधा विधियां। तो इन विधियों के माध्यम से, यानी इन जनन क्षमता सीमित रखने की विधियों से जनन क्षमता को सीमित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख नली शिशु से आप क्या समझते हैं? यानी IVF से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा
कल्चर माध्यम में मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया जाता है और इस प्रकार बने जायगोट में कोशिका विभाजन शुरू होने पर भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जहां उससे शिशु बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परकनली शिशु क्या है, तो सबसे पहले कल्चर माध्यम में मादा का अंडा लिया गया, निकाल लिया गया और मादा के अंडे को निकालने के बाद पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया गया। और हम लोग सभी जानते हैं कि जब पुरुष के शुक्राणु का मादा का अंडे से संयोग होता है तो जायगोट बनता है, यानी एक तीसरी संरचना बनती है जिसे जायगोट कहा जाता है, यूग्युमिनज कहते हैं। तो जायगोट में कोशिका विभाजन होता है और जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है तो कोशिका विभाजन होने पर भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और उसी से शिशु का निर्माण हो जाता है। इसे ही परकनली शिशु कहा जाता है या IVF कहा जाता है। IVF का पूरा नाम होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक भी कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, इस टेक्निक में होता क्या है वास्तव में, तो कल्चर माध्यम में मादा के अंडे का पुरुष के शुक्राणु से संयोग कराया जाता है और फिर जो जायगोट बनता है, जायगोट में कोशिका विभाजन शुरू होने पर भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, उसी से शिशु बनता है। तो इसे ही IVF कहा जाता है या ETT कहा जाता है या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, अथवा कह लीजिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTP तथा ZIFT से क्या तात्पर्य है, यानी क्या होते हैं। तो स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या MTP कहा जाता है। गर्भ के समापन को क्या कहते हैं, MTP, तथा भ्रूण के निषेचन को, यानी भ्रूण को जो 8 कोशिका अवस्था पर फाल्लोपियन नलिका में स्थानांतरण होता है उसे ZIFT कहा जाता है। भ्रूण का 8 कोशिका अवस्था में फाल्लोपियन नलिका में स्थानांतरण ZIFT कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। फिर अगला है GIFT। GIFT यानी गिफ्ट से आप क्या समझते हैं, तो कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनमें अंडे नहीं हो पाते हैं, अंडे उनसे नहीं बनते हैं, परंतु निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन हेतु तो उचित वातावरण प्रदान कर सकती हैं, यानी ये उनमें क्षमता होती है कि वे उचित वातावरण दे सकती हैं। उनके लिए दाता स्त्री से अंडे लेकर के उनके पति के शुक्राणु एकत्रित करके उन स्त्रियों के फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है और इसी विधि को गिफ्ट कहा जाता है या GIFT कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं जो अंडे को उत्सर्ग नहीं कर सकती, नहीं उनमें अंडा नहीं बनता, कह लीजिए अंडे नहीं निकलते हैं। तो क्या होता है कि किसी दूसरी स्त्री से अंडे दान में ले लिए जाते हैं, यानी दाता स्त्री से अंडे को ले करके उसके पति के शुक्राणु से निषेचन करा दिया जाता है और निषेचन कहाँ पर कहा जाता है, फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है, वहीं पर निषेचन हो जाता है, इस तरह से बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस विधि को गिफ्ट कहा जाता है या GIFT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कौन सा कारण है इसमें से, अधिक कमाने के साधन, युद्ध ना होना, अधिक उपज, उत्तम स्वास्थ्य। तो जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण उत्तम स्वास्थ्य है, ऑप्शन सही है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी रोकती है। कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन, अंडे का परिपक्वन, अंडोत्सर्ग, ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। तो कॉपर टी निषेचन को रोकती है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है, उसे ही कॉपर टी कार्य करती है। तो इसमें आंसर होगा पहला। अगला है गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक है वृद्धि हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। तो गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, यानी जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिवार नियोजन युक्ति अधिक उत्तम है। ऐसी कौन सी युक्ति है परिवार नियोजन की जो अधिक उत्तम है, रिदम विधि, बहुअतिरोधों का प्रयोग, अवांछित गर्भपात को समाप्त करना, बंध तकनीक। तो इसमें आंसर होगा पहला, रिदम विधि परिवार नियोजन युक्ति अधिक उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सी, माइकोप्लाज्मा के संक्रमण से
स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।